गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको हरित लवक की संरचना पर आपसे बात की और आपको बताया कि हरित लवक की जो संरचना होती है वो दोहरी कला के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई होती है। बाह्य कला और अंत्य कला, ये दोनों कला लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके आंतरिक भाग में मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसे पीठिका भी कहा जाता है, जिसे स्टोमा भी कहा जाता है। पीठिका के रूप में इनके अंदर तरल प्रोटीन पदार्थ पाया जाता है, ऑस्मोफिलिक द्रव पदार्थ पाया जाता है, घुलित लवण पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, साथ में वृत्ताकार डीएनए इसके अंदर पाए जाते हैं। थाइलेकोइड यानी कि हरित लवक के आंतरिक भाग में एक नलिका के आकार की इकाई तंत्रिका पाई जाती है, जिसे थाइलेकोइड कहा जाता है। इस थाइलेकोइड के ऊपर डिस्क के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसे ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेनम के अंदर प्रकाश संश्लेषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। देखिए, आपको बताया था कि थाइलेकोइड का जो बाहरी कला होती है उस पर क्या है, सूक्ष्म कणिका के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है। थाइलेकोइड के आंतरिक कला पर क्या पाए जाते हैं, ये सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पार्क और पॉन नामक वैज्ञानिक ने क्वांटासोम नाम दिया। और आपको बताया था कि क्वांटासोम जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की एक इकाई होती है। क्वांटासोम जो है वो प्रकाश संश्लेषण की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। एक क्वांटासोम में 223 अणु क्लोरोफिल के पाए जाते हैं, 48 अणु किसके पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड वर्णक के, 46 क्विनोन के और 116 फास्फोलिपिड के अणु पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी प्रकाश संश्लेषी वर्णक। पौधे जो होते हैं, ठीक है, वो प्रकाश ऊर्जा को क्या है, पौधे की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, पर्णहरित, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। पर्णहरित जो होता है वो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। देखिए, पर्णहरित जो होता है वो पादपों में पाया जाता है, जो हरे रंग का होता है, ठीक है। पादप जगत में पर्णहरित जो होता है वो 7 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियोवाइडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इस तरीके से पर्णहरित जो होता है वो 7 प्रकार का होता है। आपको बताया कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो मुख्य वर्णक होता है, क्योंकि यह सभी पादप जगत के जीवों में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी होता है वो सहायक वर्णक होता है, यह सभी, क्योंकि क्लोरोफिल बी जो होता है इसकी विलेयता जो होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, वो सर्वाधिक होती है। आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो है पर्णहरित की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पर आपसे क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं पर्णहरित की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, पर्णहरित की संरचना।
देखिए, प्राणहित की संरचना का अध्ययन सबसे पहले 1912 के अंदर, प्राणहित की रासायनिक संरचना का अध्ययन सबसे पहले 1912 में 3 वैज्ञानिकों ने किया। नंबर 1 वेल्स स्टार्टर, दूसरा वैज्ञानिक था स्टॉल और तीसरे वैज्ञानिक का नाम था फिशर। वेल्स, टाटा, स्टोर और फिशर नाम के वैज्ञानिक ने हरित लवक की रासायनिक संरचना का अध्ययन सबसे पहले किया। देखिए, प्राणहित की जो संरचना होती है वह एक ध्रुवीय अणु होता है या ध्रुवीय अणु के रूप में होती है। प्राणहित की जो संरचना होती है वो ध्रुवीय अणु के रूप में होती है। इसकी जो संरचना होती है उसके 2 भाग होते हैं। देखिए, ये इसका कौन सा भाग होता है, शीर्ष भाग होता है। इसके नीचे जो इस तरीके का भाग होता है वो क्या होता है, इस तरीके से इनका ये क्या है, निचला भाग होता है। प्राणहित की संरचना आप यहाँ पर देख रहे हैं, रासायनिक संरचना। ये प्राणहित की संरचना का क्या होता है, शीर्ष भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है, प्राणहित की संरचना का पुच्छ वाला भाग होता है। तो प्राणहित की संरचना का ये शीर्ष भाग कहलाएगा और ये प्राणहित की संरचना का कौन सा भाग कहलाएगा, पूंछ वाला भाग कहलाएगा। प्राणहित की संरचना का जो शीर्ष भाग होता है वहां पर एक पोरफायरिन की क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है। ठीक है। और पूंछ भाग जो होता है वहां पर एक फाइटोल की क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है। फाइटोल की वलय पाई जाती है। प्राणहित की संरचना के शीर्ष भाग पर पोरफायरिन की वलय पाई जाती है, पोरफायरिन की वलय पाई जाती है। और पूंछ वाले भाग में कौन सी वलय पाई जाती है, फाइटोल की वलय पाई जाती है। देखिए, प्राणहित के शीर्ष भाग पर आप देखिए, यहाँ पर प्राणहित का ये शीर्ष भाग है, आपको बता दूं। और प्राणहित के शीर्ष भाग के अंदर ये क्या है, पाइरोल की वलय होती है। ठीक है। किसकी वलय होती है, पाइरोल की वलय होती है। और पाइरोल की यहाँ पर कितने वलय होती हैं, 4 वलय होती हैं। पाइरोल की 4 वलय होती हैं, यानी कि ये टेट्रा पाइरोल भी बोल सकते हैं इसे। पाइरोल की 4 वलय, यानी कि टेट्रा पाइरोल जो होता है वो यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह से, यानी कि जुड़ा होता है। और ये इनके मध्य में क्या है, मैग्नीशियम आयन क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। प्राणहित की संरचना में, ठीक है, प्राणहित के शीर्ष भाग में पाइरोल जो होता है वो मैथिल से जुड़कर के, मैथिल समूह से जुड़कर, ठीक है, टेट्रा पाइरोल वलय का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और टेट्रा पाइरोल जो वलय होती है उसके मध्य में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन क्या होता है, चक्रीय रूप से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये मैग्नीशियम आयन चक्रीय रूप में यहाँ पर क्या है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, रासायनिक संरचना में आप देख रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, ठीक है, इस टेट्रा पाइरोल वलय के मध्य में या केंद्रीय भाग में मैग्नीशियम आयन क्या है, पाया जाता है। इसका जो पुच्छ भाग होता है इसके अंदर क्या है, एल्कोहल का समूह क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। देखिए, क्लोरोफिल जो होता है, प्राणहित जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक क्लोरोफिल ए होता है, दूसरा कौन सा होता है, क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र होता है C55H72O5N4Mg। ठीक है। यहां पर अगर क्लोरोफिल बी की संरचना देखें तो क्लोरोफिल बी की संरचना C55H7O6N4Mg। ठीक है। ये क्लोरोफिल बी के अणु संरचना होती है। क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र होता है C55H75O5N4Mg। क्लोरोफिल बी का होता है C55H70O6N4Mg। देखिए, क्लोरोफिल ए की संरचना को अगर देखा जाए
तो क्लोरोफिल ए की संरचना के अंदर क्या है कि जो पोरफायरिन की वलय होती है उसके तीसरे कार्बन परमाणु पर, ठीक है, ये एक, ठीक है, 1, 2 और ये 3, तीसरे कार्बन परमाणु पर क्या जुड़ा होता है, मैथिल समूह जुड़ा होता है। क्लोरोफिल ए की संरचना में, क्लोरोफिल ए की संरचना में पायरोल जो वलय होती है उसके तीसरे कार्बन परमाणु पर 1, 2 और 3, इस तीसरे कार्बन परमाणु पर क्या जुड़ा होता है, मैथिल समूह जुड़ा होता है, ठीक है। परंतु क्लोरोफिल बी के अंदर पायरोल समूह के तीसरे कार्बन परमाणु पर यहाँ पर मैथिल समूह के स्थान पर क्या जुड़ा होता है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, CHO समूह क्या होता है, जुड़ा होता है। इतना सा बस अंतर होता है क्लोरोफिल बी की और ए की संरचना में। क्लोरोफिल ए की संरचना में क्या है, मैंने आपको बताया पायरोल जो वलय होती है, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल का जो शीर्ष भाग होता है उसमें पायरोल वलय होती है। पायरोल वलय के तीसरे कार्बन परमाणु पर एल यानी कि मैथिल समूह जुड़ा हो तो वो क्लोरोफिल ए कहलाएगा। और यदि तीसरे कार्बन समूह पर यदि मैथिल के स्थान पर एल्डिहाइड समूह लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, क्लोरोफिल बी की संरचना कहलाएगी। देखिए क्लोरोफिल ए की जो संरचना होती है, क्लोरोफिल ए की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, क्लोरोफिल ए की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, नीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, क्लोरोफिल ए की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, नीले रंग की संरचना होती है, ठीक है। नीले हरे रंग की क्या होती है, ये संरचना होती है। क्लोरोफिल ए की संरचना नीले हरे रंग की होती है, जबकि क्लोरोफिल बी की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, पीले हरे रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, पीले हरे रंग की होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए की संरचना कैसी होती है, नीले हरे रंग की होती है, जबकि क्लोरोफिल बी की संरचना पीले हरे रंग की होती है। एक बार फिर हम पर्णहित की संरचना पर बात कर रहे हैं। पर्णहित की संरचना की खोज, ठीक है, या इसकी पर्णहित की रासायनिक संरचना का अध्ययन 1912 में विलस्टाटर, स्टोर और फिशर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। देखिए पर्णहित की जो संरचना होती है वो ध्रुवीय अणु के रूप में होती है, ध्रुवीय अणु होता है। और पर्णहित की संरचना के दो भाग होते हैं, एक शीर्ष भाग होता है, एक पुच्छ भाग होता है। शीर्ष भाग पर पोरफायरिन की वलय पाई जाती है, ठीक है। और आपको बताया इसके पश्चिम भाग में यानी कि अंतिम भाग में पूंछ वाला भाग होता है जहां पर फाइटोल क्या पाई जाती है, फाइटोल की श्रृंखला पाई जाती है। देखिए पर्णहित का जो शीर्ष भाग होता है वहां पर पायरोल की जो वलय होती है, ठीक है, वो पायरोल की वलय मैथिल समूह से जुड़ करके टेट्रा पायरोल वलय का निर्माण करती है। टेट्रा पायरोल वलय के केंद्रीय भाग में मैग्नीशियम आयन क्या होता है, लगा हुआ होता है। कौन सा आयन लगा होता है, मैग्नीशियम आयन लगा हुआ होता है। और पूंछ वाला जो भाग होता है जहां पर फाइटोल समूह होता है वहां पर फाइटोल श्रृंखला होते हैं, वहां पर एल्कोहल की क्या है, श्रृंखला पाई जाती है, या एल्कोहल समूह वहां पर क्या है, पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए के अणु की संरचना नीले हरे रंग की होती है, क्लोरोफिल बी की संरचना पीले हरे रंग की होती है। क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र C55H72O5N4Mg होता है, क्लोरोफिल बी की संरचना C55H70O6N4Mg होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की संरचना में केवल यह अंतर होता है कि इनका जो शीर्ष भाग होता है, क्लोरोफिल ए की संरचना में जो शीर्ष भाग होता है वहां पर क्या होते हैं, पायरोल वलय होते हैं। पायरोल वलय के तीसरे कार्बन समूह पर यदि कार्बन श्रृंखला पर या कार्बन समूह पर यदि मैथिल समूह जुड़ा हो, ठीक है, तो वो क्लोरोफिल ए की संरचना होगी। और यदि इनकी शीर्ष भाग की पायरोल वलय पर यदि तीसरे कार्बन परमाणु पर यदि मैथिल समूह जुड़ा हो तो वो कौन सी संरचना होगी, क्लोरोफिल बी की संरचना होगी, ठीक है। तो पर्णहित की संरचना आपको पता लग गया, इस प्रकार की पर्णहित की क्या है, संरचना होती है। देखिए अब हम बात करते हैं पर्णहित के बाद आता है कैरोटेनॉइड वर्णक, ठीक है। देखिए कैरोटेनॉइड वर्णक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं।
कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स या कैरोटीनॉइड वर्णक। देखिए कैरोटीनॉइड जो वर्णक होते हैं, कैरोटीनॉइड वर्णक, कैरोटीनॉइड वर्णकों की खोज सबसे पहले 1831 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेकन रोडर। बेकन रोडर नामक वैज्ञानिक ने कैरोटीनॉइड वर्णकों की खोज गाजर में की। ठीक है, बेकन रोडर ने कैरोटीनॉइड वर्णकों की खोज किस में की थी? गाजर में की थी। ठीक है, देखिए कैरोटीनॉइड वर्णक की आवश्यकता क्यों पड़ी जब पर्णरहित है पौधे के अंदर पहले से। आपको बता दें, सूर्य के प्रकाश की कुछ ऐसी विकिरण होती हैं जिनको पर्णरहित अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए जिन प्रकाश की विकिरणों को पर्णरहित अवशोषित नहीं कर पाता, उन प्रकाश के विकिरणों को कैरोटीनॉइड वर्णक क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के पश्चात उस ऊर्जा को, उस अवशोषित की गई ऊर्जा को ये पर्णरहित को क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। यानी कि जिस सूर्य के प्रकाश की विकिरणों को, जिन सूर्य के प्रकाश के विकिरणों को पर्णरहित अवशोषित नहीं कर पाता है, उन प्रकाश के विकिरणों को ये कैरोटीनॉइड वर्णक अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके उस ऊर्जा को ये पर्णरहित को क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैरोटीनॉइड वर्णक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैरोटीनॉइड वर्णकों के प्रकार पर हम बात कर रहे हैं। कैरोटीनॉइड वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैरोटीन वर्णक और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल वर्णक। ज़ैंथोफिल वर्णक, कैरोटीन वर्णक और कौन से प्रकार के होते हैं? ज़ैंथोफिल वर्णक होते हैं। देखिए कैरोटीन जो वर्णक होते हैं ये लाल रंग के होते हैं, नंबर एक बात। ठीक है, कैरोटीन वर्णक कौन से रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। आपको बता दें कैरोटीन जो वर्णक होते हैं इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के कैरोटीन वर्णक क्या है? पाए जाते हैं। इस कैरोटीन का मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो C40H56 होता है। कैरोटीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? C40H56 होता है। ठीक है, देखिए कैरोटीन वर्णक जो होता है वो मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है। अल्फा कैरोटीन, दूसरा कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन, तीसरा जो होता है मैं आपको बता दूं लाइकोपिन। ये लाइकोपिन जो होता है ये कैरोटीन वर्णक होता है जो खास तौर से टमाटर के अंदर पाया जाता है, और टमाटर का रंग जो लाल होता है वो लाइकोपिन वर्णक के कारण ही होता है। आपको बता दें सर्वाधिक रूप से बीटा कैरोटीन जो होता है वो पादपों के अंदर पाया जाता है, यानी कि अधिकांशतः पादपों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन अधिकांशतः सभी पादपों के अंदर पाया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं ज़ैंथोफिल वर्णक। ठीक है, ज़ैंथोफिल जो वर्णक होता है वो पीला भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? पीला भूरे रंग का होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन से भी मिलकर के क्या होता है? बना होता है। ज़ैंथोफिल वर्णक होता है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों से मिलकर के भी क्या होता है? ये बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के भी क्या होता है? ये बना होता है। ठीक है, इसका अगर मूलानुपाती सूत्र देखा जाए ज़ैंथोफिल का तो C40H56O2 होता है। ज़ैंथोफिल वर्णक का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र C40H56O2 होता है।
देखिए ज़ैंथोफिल वर्णक भी कई प्रकार का होता है, ठीक है, जैसे ल्यूटीन, ल्यूटीन, जियोजेंथिन, जियोजेंथिन, नियोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, यानी कि ज़ैंथोफिल वर्णक ये निम्न प्रकार का होता है, ल्यूटीन, जियोजेंथिन, नियोजेंथिन और क्रिप्टोजेंथिन। आपको मैं बता दूं अधिकांशतः पादपों में ज़ैंथोफिल वर्णकों के रूप में ल्यूटीन वर्णक क्या है पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैरोटीनॉइड वर्णकों के रूप में मुख्य रूप से ल्यूटीन और, ठीक है, बीटा कैरोटीन वर्णक अधिकांशतः पादपों में क्या है पाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ कैरोटीनॉइड वर्णक क्या हुआ कंप्लीट हुआ। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कैरोटीनॉइड वर्णक की खोज 1831 में बैकन रोडर ने गाजर में की, ठीक है। कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं वो क्या काम करता है कि जिन प्रकाश के विकिरणों को पर्णहरित अवशोषित नहीं कर पाता है उन प्रकाश के विकिरणों को कैरोटीनॉइड वर्णक अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के पश्चात उस ऊर्जा को कैरोटीनॉइड वर्णक, ठीक है, पर्णहरित को स्थानांतरित कर देते हैं। कैरोटीनॉइड वर्णकों के प्रकार, कैरोटीनॉइड वर्णक दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल वर्णक। कैरोटीन वर्णक लाल रंग के होते हैं, ज़ैंथोफिल वर्णक पीले और भूरे रंग के होते हैं। कैरोटीन वर्णक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, ज़ैंथोफिल कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन से भी मिलकर बने होते हैं। कैरोटीन का मूलानुपाती सूत्र C40H56 होता है, ज़ैंथोफिल का मूलानुपाती सूत्र C40H56O2 होता है। देखिए कैरोटीन वर्णक कई प्रकार का होता है, लाइकोपिन होता है, अल्फा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, परंतु अधिकांशतः पादपों में बीटा कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। ज़ैंथोफिल वर्णक जो होता है वो भी कई प्रकार का होता है, ल्यूटीन, जियोजेंथिन, नियोजेंथिन और क्रिप्टोजेंथिन। अधिकांशतः पादपों में इन सभी ज़ैंथोफिल वर्णकों में से ल्यूटीन वर्णक अधिकांशतः पादपों में क्या है पाया जाता है। देखिए इसके बाद बात करते हैं फाइकोबिलिन्स के बारे में। फाइकोबिलिन्स पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए फाइकोबिलिन्स क्या है, ठीक है। देखिए फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो लाल और नीले रंग के शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। लाल और नीले रंग के जो शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल भी बोल सकते हैं हम, लाल नीले हरे शैवालों के अंदर फाइकोबिलिन्स क्या है वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। फाइकोबिलिन्स वर्णक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फाइकोबिलिन्स वर्णक कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जिस पर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं पहला प्रकार है जिसको बोलते हैं फाइकोसाइनिन। और दूसरा होता है फाइकोएरिथ्रिन। देखो फाइकोसाइनिन वर्णक जो होता है वो खास तौर से नीले हरे शैवालों के अंदर क्या है पाया जाता है। कौन से शैवालों में पाया जाता है? नीले हरे शैवालों में पाया जाता है फाइकोसाइनिन। और फाइकोएरिथ्रिन जो है वो लाल रंग के जो शैवाल होते हैं, लाल रंग के जो शैवाल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अर्थात रोडोफाइसी शैवालों के अंदर, रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक पाया जाता है। लाल रंग के जो शैवाल अर्थात रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनमें फाइकोएरिथ्रिन वर्णक क्या है पाया जाता है, ठीक है। देखिए आज जो हमने आपसे अभी तक चर्चा किया है वो है पर्णहरित की संरचना पर आपसे हमने चर्चा कर ली है। दूसरा हमने आपसे कैरोटीनॉइड वर्णक के ऊपर आपसे चर्चा कर ली है। तीसरा हमने आपसे
फाइकोबिलेंस वर्णक पर चर्चा कर ली और आपको बताया कि फाइकोबिलेंस वर्णक जो होते हैं वो लाल, नीले, हरे शैवालों के अंदर पाया जाता है। फाइकोबिलेंस वर्णक दो प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो होते हैं वो नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं, जबकि फाइकोएरिथ्रिन जो होते हैं वो लाल रंग के अर्थात रोडोफाइसिस समूह के शैवालों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो पिगमेंटों का यानी कि जो हमारे वर्णक थे प्रकाश संश्लेषी वर्णक वो क्या है, कंप्लीट हो गए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिन पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे वो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट आज क्या है, कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, देखो हम आपको फिलहाल इतना बता रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं, ठीक है, वो क्या है, पौधे पर क्या होती है, आपतित होती है। ठीक है, जब पौधे पर आपतित होती है तो सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण होती हैं, सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण होती हैं, आपको बता दें ये सूर्य के प्रकाश की विकिरण जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती हैं, गति करती हैं। ठीक है, आपको हमने बताया कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, और आपको पता है कि तरंग दैर्ध्य के बारे में हमने बताया कि ये इस तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, जिनमें ये तो क्या है, सरंग हैं, क्या कहलाएंगे ये, सरंग ऊपर वाले, और ये क्या है, गर्त कहलाएंगे। यानी कि ये सरंग और ये सरंग, ये गर्त और ये गर्त, दो क्रमागत सरंग या गर्तों के मध्य की दूरी, ये दोनों सरंगों के बीच की दूरी या ये दोनों गर्तों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। और तरंग दैर्ध्य को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया प्रकाश की प्रकृति के बारे में कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, और दो क्रमागत सरंग या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की जो दूरी होगी उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए तरंग ऊर्जा जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग ऊर्जा जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग ऊर्जा। ठीक है, तरंग ऊर्जा जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर बात हो गई। देखिए मैंने आपको बताया कि तरंग दैर्ध्य भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, आपको बता दें। एक होती है छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरण, छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरण, और दूसरी होती है बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली किरण। छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरण जो होती है उसमें उच्च ऊर्जा पाई जाती है, और बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के अंदर क्या पाई जाती है, निम्न ऊर्जा पाई जाती है। जैसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरण जो होती है, जैसे कॉस्मिक किरणें होती हैं, तो कॉस्मिक किरणें हैं वो छोटी किरणें होती है, छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरण होती है, परंतु उनमें ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है, उच्च होती है। रेडियो तरंगे जो होती हैं वो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं। ठीक है, रेडियो किरणें होती हैं वो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं, परंतु रेडियो तरंगे जो होती हैं उनमें ऊर्जा कैसी होती है, निम्न होती है। ठीक है, कैसी होती है, निम्न होती है। बात समझ में आ गई।
अब आपको बता दें कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है, सूर्य के प्रकाश में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनमें दृश्यमान प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है? दृश्यमान प्रकाश होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्णक्रम कहा जाता है। जिसे प्रकाश का क्या कहा जाता है? वर्णक्रम कहा जाता है। प्रकाश का वर्णक्रम किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्णक्रम किसे कहते हैं? तो आपको बताया कि सूर्य का प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, अर्थात सूर्य के विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उसमें दृश्यमान प्रकाश होता है। दृश्यमान का मतलब है जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्यमान प्रकाश होता है, जिसे प्रकाश का वर्णक्रम या उसे दृश्यमान प्रकाश भी उसे कहा जाता है, ठीक है। और इस दृश्यमान प्रकाश का जो रंग होता है, अर्थात दृश्यमान प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वो स्पेक्ट्रम 7 रंगों में बटा होता है। कितने रंगों में बटा होता है? 7 रंगों में बटा होता है। दृश्यमान प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका परास जो होता है वो 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक होता है। दृश्यमान जो प्रकाश होता है या दृश्यमान वर्णक्रम होता है उसका परास 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है। 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है। देखो 390 नैनोमीटर से लेकर के 430 नैनोमीटर जो होता है, अर्थात प्रकाश का ये वर्णक्रम का जो क्षेत्र होता है उसमें 390 नैनोमीटर से 430 नैनोमीटर के मध्य बैंगनी रंग का क्षेत्र पाया जाता है। बैंगनी रंग का क्या पाया जाता है? क्षेत्र पाया जाता है। और बैंगनी रंग के क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, बैंगनी रंग